दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। तो आज बेसिकली हमने कुछ हटके करने का सोचा है और आज का टॉपिक तो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, जो कि है टॉप 10 एनिमे। अगर आपका कोई फेवरेट एनिमे इस लिस्ट में ना आए तो प्लीज ऑफेंडेड मत होइएगा, क्योंकि इवन मेरे भी कुछ फेवरेट शोज या फिर फेवरेट एनिमेज है जो कि खुद भी इस लिस्ट में नहीं आ पाए। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को पूरा देखेगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। नंबर 10, पैरासाइट। तो पैरासाइट बेसिकली एक हॉरर एक्शन एनिमे है जो कि अपने यूनिक स्टोरी लाइन, एक्शन सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। ये एनिमे अपने मेन कैरेक्टर को फॉलो करता है जो कि एक एलियन पैरासाइट से पार्शियली इन्फेक्ट हो जाता है। ये पैरासाइटिक एलियंस ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमंस को अपना होस्ट बनाते हैं और फिर लास्टली उन्हें मार देते हैं। पर अपने मेन कैरेक्टर का जो ये पार्शियल इन्फेक्शन है वो उसका सुपर पावर बन जाता है और अब उसे सर्वाइव करने के लिए इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ एक साथ जीना होगा और बाकी के बुरे पैरासाइटिक एलियन से बच के रहना होगा। और ये पैरासाइट एनीमे जो है इसका सिर्फ एक ही सीज़न है जिसमें आपको सिर्फ 24 एपिसोड्स मिलेंगे और ये एनीमे जो है ये आपको इंग्लिश में अनऑफिशियल सोर्सेस में मिल जाएंगे। तो गाइस, नंबर 9 में दो एनीमे के बीच में ड्रॉ होता है जो कि है ब्लैक क्लोवर एंड डीमन स्लेयर। सो ये दोनों एनीमे ही बहुत ही अमेजिंग है और एनीमे फैंस के दिल में अपना जगह बना चुके हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। तो ब्लैक क्लोवर जो एनीमे है ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और अगर बात करें इसके प्लॉट के ऊपर तो ब्लैक क्लोवर की दुनिया मैजिकल पावर्स से भरी पड़ी है और हर इंसान के पास मैजिकल पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्फन्स होते हैं जिनका नाम है आस्था एंड यूनो और ये दोनों ही एक साथ भाई जैसे बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है आस्था, वो तो एकदम सिंपल सा बंदा है, उसके पास कुछ खास बात नहीं रहती और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं रहती और वो एकदम सिंपल है, मतलब सभी को उसको लेकर उतना सरदर्द नहीं है। पर दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा होता है यूनो, वो सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके पास बचपन से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स रहती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनो बहुत ही मस्त है तो सारे लोग यूनो को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और आस्था को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ये दोनों जो है बहुत ही स्मॉल विलेज से रहते हैं और ये दोनों को ही बहुत ही नीच जात का बताया गया है। और ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में विजार्ड किंग भी रहते हैं और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि विजार्ड किंग यानी कि वो सभी जादूगर के राजा टाइप के होते हैं और विजार्ड किंग जो है वो सबसे पावरफुल होते हैं और उनका काम ये होता है कि वो अपने पूरे किंगडम को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने आस्था और यूनो जो है उनका सपना भी विजार्ड किंग बनने का है और ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। और ब्लैक क्लोवर में जब सभी के 15 साल हो जाते हैं तब एक स्पेशल सेरेमनी के दौरान उनको उनके ग्रीमोयर दिए जाते हैं। किसी बंदे का उसका पर्सनल जादू का बुक ही समझ लो। यहाँ पे जो ग्रीमोयर रहते हैं वो अपने ओनर को चुनते हैं, ना कि इंसान ग्रीमोयर को चुनते हैं। तो जो यूनो है वो बहुत ही स्पेशल है और उसको एक लेजेंडरी ग्रीमोयर मिल जाती है जो कि होता है 4 लीफ ग्रीमोयर। और क्योंकि मैंने बोला था कि आस्था बहुत ही सिंपल है और उसके पास इवन कोई मैजिकल पावर्स भी नहीं है तो उसे कोई भी ग्रीमोयर नहीं मिलती, पर फाइनली एक दिन जाकर उसको उसका ग्रीमोयर मिल जाती है। आस्था का तो एम यही रहता है कि वो यूनो के पावर्स को सरपास करके एक दिन विजार्ड किंग बनेगा और इसी के ऊपर ये टोटल एनिमे जो है वो बेस्ड है। और आगे चलकर इस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है और इमोशंस, यानी कि सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और इस पूरे सीरीज़ को देखकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डीमन स्लेयर के बारे में। तो डीमन स्लेयर जो है ये बहुत ही गजब का एनीमे है और सारे लोग जो हैं इसके फर्स्ट एपिसोड देखकर ही बोल दिए थे कि ये एनीमे ऑफ द ईयर हो सकता है। सो इस एनीमे का मेन प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसका नाम होता है तानजीरो कमाडो और तानजीरो जो है वो अपने पूरे फैमिली के साथ बर्फीले पहाड़ों में रहता है और तानजीरो जो है वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल होता है जो कि सबकी हेल्प करता है। और क्योंकि अब उसके पापा गुजर चुके हैं तो वो अपने फैमिली को चलाने के लिए चारकोल्स बेचता है। और अपना मेन कैरेक्टर जो तानजीरो होता है वो बहुत ही दिमाग वाला होता है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, और उसकी सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की होती है। तो एक दिन यही होता है, वो चारकोल बेचने के लिए जाता है तो रात गुजरता है और सुबह होता है और वो जब अपने घर जाता है तो वही होता है जो कि होना नहीं था और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, यानी कि डीमंस ने उसके पूरे फैमिली को
तहस महस कर दिया था। उसका कोई भी फैमिली मेम्बर बचा नहीं था सिवाय उसके एक बहन के, जिसका नाम होता है नेजुको, और वो भी अभी एक इंसान नहीं रहती है क्योंकि डीमन का ब्लड उसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसकी बहन नेजुको भी एक डीमन में बदल चुकी होती है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी अगर डीमन बन जाए, कोई इंसान या फिर ज़ॉम्बी, तो उसको मार देना पड़ता है, पर तांजीरो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके बहन के अंदर अभी भी इमोशंस और ह्यूमन फीलिंग्स होते हैं। और कुछ डीमन स्लेयर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है डीमंस को मारना, तो वो जब उसे मारने आता है तो वो तब उसे मारने नहीं देता, और आगे चलकर एक दिन वो भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है। और इसका स्टोरी लाइन, कंसेप्ट और इसके अंदर जो ट्विस्ट है ना भाई, ये इतने गजब के हैं कि आप अगर इसको एक बार देखना चालू करो तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और तो और कुछ स्वर्ड्समैन यानी कि डीमन स्लेयर्स विथ ऑसम मूव्स एंड ग्रेस, एंड कुछ डीमंस विथ हॉरिफिक पावर्स और फ्लैशेस ऑफ स्टील्स, वो भी एकदम परफेक्ट टाइम में कुछ हॉलमार्क्स है इस रिमार्केबल सीरीज के। तो नंबर 8, वन पंच मैन। सो जैसा कि इसका नाम है वन पंच मैन, वैसा ही इसका पूरा सीज़न है, और ये एक पैरोडी एनीमे है जिसको देखकर तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस एनीमे को सभी को देखना चाहिए। और अपना जो मेन कैरेक्टर है सैतामा, वो लिटरली सभी विलन्स को सिर्फ एक ही पंच से हरा देता है। वैसे इसलिए तो इसका नाम वन पंच मैन है, सुपरमैन का बाप जो था। और क्योंकि वो सभी कैरेक्टर्स को सिर्फ एक पंच में हरा देता है, तो इनफैक्ट उसको दुख होता है कि क्या मेरे टक्कर का कोई भी नहीं बचा। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग इसको पैरोडी और कॉमेडी एनिमे की तरफ से लेते हैं, पर सिर्फ मेरे जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि इसके मेन कैरेक्टर के सैडनेस एंड लोनलीनेस को फील कर सकते हैं। और अगर आप इस एनिमे को आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी नहीं है भाई कि ये सभी को, लिटरली सभी को सिर्फ वन पंच से ही हरा देता है। वैसा सिर्फ 90% केस में ही होता है, और ज़्यादातर उसके फर्स्ट सीज़न में। और उसके साथ साथ इस एनिमे के साइड कैरेक्टर्स भी आपको अपने साथ हुक्ड रखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जेनोस, तो जेनोस जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल, अमेजिंग है। और इस एनिमे में बहुत ही अच्छे वाइफूस भी हैं जैसे कि तात्सुमाकी, और इसकी रेटिंग्स जो है वो 8.62 की है। नंबर 7, हंटर हंटर। और हंटर हंटर की बात करें तो हंटर हंटर में आपको कैरेक्टर से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट, राइटिंग, फाइटिंग सीन्स, ये सभी चीज़ें आपको हाई रैंकिंग में मिलेगी। और उससे ऊपर ये एनिमे एक शोनेन एनिमे के तौर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हंटर हंटर उन यूनिक एनिमे में से है जो कि मैंने देख रखे हैं। और हंटर हंटर में लिटरली सभी चीज़ें आपको हाई क्वालिटी के साथ मिल जाएंगी। हंटर हंटर में देयर विल ऑलवेज बी अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैरेक्टर चॉइसेस और उन कैरेक्टर्स के चॉइसेस हमेशा ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होते हैं। पहले तो मुझे ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर जो है, पहले मुझे लगा था कि कैसा मेन कैरेक्टर है, शॉर्ट्स पहन के घूमता है, पर बाद में मुझे पता चला ये कितना ज़्यादा ओपी है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें मेन कैरेक्टर के फेवर में हो। इवन मोस्ट ऑफ द आर्क्स इन हंटर हंटर एंड्स इन ए एंटी क्लाइमेटिक मूड। और अपने कॉन्स्टेंट एंड इनक्रेडिबल राइटिंग के साथ, यानी कि स्टोरी लाइन के साथ, ये एनिमे इस लिस्ट को डिजर्व करता है। नंबर 6, माई हीरो एकेडेमिया। सो गाइस, माई हीरो एकेडेमिया भी एक बहुत ही अच्छा एनिमे है, और इस एनिमे ने वो कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े एनिमे तक नहीं कर पाए। बहुत ही कम टाइम में इसने बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग गेन कर ली है। और माई हीरो एकेडेमिया एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जिस वर्ल्ड में कि सभी के पास सुपर पावर्स है, जिनको कि कहा जाता है क्वर्क्स। और क्वर्क इंडिकेट करता है किसी पर्सन के उसके खुद के स्पेशलिटी को, या फिर कह सकते हैं उसका खुद का यूनिक पावर। और माई हीरो एकेडेमिया का वर्ल्ड में लगभग 80% लोगों के पास ये पावर रहती है और बाकियों के पास नहीं रहती। अब जिनके पास रहती हैं अब वो अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर जो रहता है माई हीरो एकेडेमिया, वो है इजुको मिडोरिया। और इजुको भी एक बहुत ही बड़ा हीरो बनना चाहता है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होती।
अब इज़ुको जो है वो ऑल माइट जैसा एक बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता है और ऑल माइट जो है इस सीरीज़ का सबसे बड़ा हीरो है और इज़ुको को बहुत लोग डेकू के नाम से भी जानते हैं। तो इज़ुको मिडोरिया यानी कि डेकू कैसे इस सीरीज़ में बहुत ही बड़ा या फिर कहे तो सबसे बड़ा हीरो बनेगा, उस चीज़ के ऊपर ही ये पूरा एनिमे जो है वो बेस्ड किया हुआ है। नंबर 5, वन पीस। वन पीस जो है वो बिग 4 एनिमे से एक है और वन पीस बहुत पहले शुरू हुई थी और उसके बीच में बहुत से एनिमे आई और फिर ख़त्म हो गई थी, पर मुझे तो लगता है कि वन पीस जो है वो अभी 15 साल और चलेगा। और वन पीस का एनिमेशन स्टूडियो जो है वो है टोई एनिमेशन, जिन स्टूडियोज़ ने की ड्रैगन बॉल सुपर जैसे एनिमेस को भी एनिमेट कर रखा है। और वन पीस की पॉपुलैरिटी जापान में बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया में भी ये अच्छा खासा चल जाता है और ऊपर से वन पीस का मांगा एक टाइम में बेस्ट सेलिंग मांगा भी रह चुका है। तो अब बढ़ते हैं वन पीस के प्लॉट की तरफ। तो वन पीस वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से पायरेट से भरा पड़ा है और अपना मेन कैरेक्टर लफी जो होता है वो भी एक ग्रेट पायरेट बनना चाहता है और अपना गोल्डी जो रहता है वो रहता है पायरेट किंग। और पायरेट किंग का मतलब कोई ऐसा वैसा लल्लू चल्लू नहीं है जो कि बहुत ही आम हो। पायरेट किंग का मतलब है पूरे समंदर का राजा। और ये जो पायरेट किंग रहता है गोल्डी रोजर, ये मरने से पहले एक खजाने की बात करता है जिसका नाम होता है वन पीस और उसी खजाने के लिए बहुत सारे लोग पायरेट्स बनना चाहते हैं और उस खजाने के ऊपर ही इस सीरीज़ का नाम रखा गया है। और जो भी वन पीस नाम के इस खजाने को ढूंढेगा वो नया पायरेट किंग बन जाएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पायरेट किंग बनना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और पायरेट किंग बनने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, जिनमें से अपना मेन कैरेक्टर लफ़ी भी एक है। और लफ़ी जो होता है वो अपना एक खुद का पायरेट ग्रुप बनाता है जिसमें कुक, स्वॉर्ड्समैन सभी रहते हैं। और वन पीस ये जो एनिमे है ये सिर्फ पायरेट के ऊपर बेस्ड करके नहीं बनाई गई है। जब आप धीरे धीरे सीरीज़ में आगे बढ़ोगे तो आप पता चलेगा कि वन पीस एक्चुअली दुनिया में हो रहे बुराई के बारे में है। और वन पीस की स्टोरी एक मास्टरपीस है और वन पीस की स्टोरी कुछ कुछ जगहों में जाकर डार्क भी बन जाता है। वैसे तो वन पीस एक बहुत ही ऑसम एनिमे है ही और वन पीस को और भी अमेजिंग और ऑसम बना देते हैं इसके कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। और ऊपर से वन पीस में सिर्फ अपने मेन कैरेक्टर लफ़ी को ही सिर्फ ध्यान में नहीं रखा जाता, बाकी साइड कैरेक्टर्स को भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वन पीस को स्टार्ट भी इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वन पीस में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, यानी 800 से भी ज़्यादा एपिसोड्स। पर मैं सच्ची में बता रहा हूँ, अगर आप एक बार वन पीस देखना स्टार्ट करोगे तो आप छोड़ना नहीं चाहोगे। नंबर 4, ड्रैगन बॉल। तो इस अकीरा टोरियामा के मास्टरपीस को तो कौन नहीं जानता, सारे बच्चे गोकू या फिर वजीटा के नाम को तो सुने ही होंगे। फिर आप चाहे ड्रैगन बॉल को एनिमे के नाम से जानते हो या फिर कार्टून के नाम से, पर यह एनिमे बहुत ही ज़्यादा कूल और अमेजिंग है। और मैंने यहाँ पर ड्रैगन बॉल के होल सीरीज़ को लिया है, ना कि कुछ एक सीरीज़ को। इसमें ड्रैगन बॉल ज़ी और ड्रैगन बॉल सुपर सारे के सारे आते हैं। और ड्रैगन बॉल ही ऐसा पहला शोनेन एनिमे था जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ड्रैगन बॉल के लिए ही अभी तक जितने और शोनेन एनिमेज हैं वो पॉपुलर हो पाए हैं। और ड्रैगन बॉल जो है ये स्टोरी बेस्ड किया गया है इसके मेन कैरेक्टर गोकू के ऊपर। तो गोकू जो था वो एक इंसान नहीं होता है, वो एक सेयन होता है। सेयन जो होते हैं वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के दूसरे प्लेनेट के एलियंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो गोकू को तो पहले पता नहीं था कि वो एक सेयन है ना कि एक इंसान है, पर बाद में जाकर उसको ये पता चलता है। और ड्रैगन बॉल जी में जी वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं और बाकी के साइड कैरेक्टर्स को भी ड्रैगन बॉल जी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और इसमें सभी कैरेक्टर्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड और कूल हैं। नंबर 3, अटैक ऑन टाइटन। और अटैक ऑन टाइटन जो एनिमे है इसने आते ही तहलका मचा दिया था। और अटैक ऑन टाइटन की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही यूनिक है, ऐसा स्टोरी लाइन हमने कभी भी नहीं देखा होगा। और इसके एनिमेशन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। ये पहले 2013 में आया था और इसके आग की तरफ फैलने का एक और कारण भी है क्योंकि जिस टाइम में ये एनिमे आया था तब तक ऐसा एनिमेशन तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। और अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी लाइन ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जहाँ की टाइटन्स रहते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। और ये टाइटन्स जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े, इतना बड़े कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने दीवारें खड़ी कर दी थी और 3 दीवार खड़ी करने के बाद ही कुछ इंसान उस दीवारों के अंदर रहने लगे।
और दीवारों की वजह से जो टाइटन्स रहते थे वो इंसानों पर अटैक नहीं कर पाते थे, और जो दीवारें जो थे वो 50 मीटर ऊंचे थे। पर एक दिन कोलोसल टाइटन नाम का एक ऐसा टाइटन रहता है जो कि उस दीवार से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और कोलोसल टाइटन ने तो भाई सिर्फ एक हाथ मार के वो पहला दीवार तोड़ दिया था, जिससे कि बाकी टाइटन्स भी उस दीवार के अंदर घुस के सिटी में अटैक करने लगे। और फिर जो मेन किस्सा है वो शुरू हो गया इंसान और टाइटन्स के बीच के लड़ाई का। और अटैक ऑन टाइटन एनीमे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनीमे है। हर 2 से 3 एपिसोड्स के स्किप कर हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जैसे कि हमने ये पहले कभी भी ना देखा हो। और इसी कारण से ये हमारे लिस्ट के इस पोजीशन को डिज़र्व करता है। और इस एनीमे की रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 9.7 की रेटिंग्स है। सो नंबर 2, नारुतो। तो नारुतो बोलने से मैं सिर्फ नारुतो को इंडिकेट नहीं कर रहा, नारुतो में मैं नारुतो, नारुतो शिपुडेन और बोरुतो, नारुतो नेक्स्ट जनरेशन तीनों को ही इंक्लूड किया है। तो नारुतो को मैंने अटैक ऑन टाइटन और ड्रैगन बॉल के सीरीज से ऊपर क्यों रखा, वो तो सिर्फ नारुतो जिन लोगों ने देखा है सिर्फ वही समझ सकते हैं, बाकियों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे अरे भाई ड्रैगन बॉल तो बेस्ट है, ड्रैगन बॉल तो बेस्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नारुतो के जो ये 3 मेन सीरीज़ है इनमें बहुत ही ज़्यादा मोरल्स है। हर एपिसोड में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, और हर एक एपिसोड एक दूसरे से अलग है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एनीमे का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो अब चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो जब नारुतो का जन्म होता है तब विलेज में एक बहुत बड़े 9 टेल डिमोनिक फॉक्स ने अटैक कर दिया होता है, जो कि एक टेल बीस्ट होता है। अब टेल बीस्ट क्या होता है वो तो आपको नारुतो देख कर ही पता चलेगा। तो उस 9 टेल डिमोनिक फॉक्स का नाम होता है कुरामा। तो उस फॉक्स से सभी को बचाने के लिए वहाँ पर होकागे मौजूद हो जाते हैं। तो होकागे वही होते हैं जो कि उस विलेज के लॉर्ड होते हैं और सभी से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो विलेज फायर नेशन से था तो उनको होकागे कहा जाता है। तो वैसे तो जो होकागे रहते हैं वो बूढ़े लोगों से फाइट करते हैं, पर जो अपना 9 टेल बीस्ट है वो बूढ़ा तो नहीं है, पर किसी कारण से उस टाइम के लिए बूढ़ा बन चुका था। और वो 9 टेल डिमोनिक फॉक्स इतना पावरफुल था कि होकागे को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा और उस 9 टेल डिमोनिक फॉक्स को नारुतो के अंदर सील करना पड़ा। तो नारुतो का फादर एंड मदर दोनों ही मर चुके थे और नारुतो को एक ऑर्फनेज में रख दिया गया। और क्योंकि नारुतो के अंदर एक 9 टेल डिमोनिक फॉक्स सील किया गया था जो कि पूरे विलेज को तबाह कर रहा था एक टाइम, उसलिए नारुतो को कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसको मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। तो इसी कारण से नारुतो का जो बचपन था वो सैडनेस से भरा हुआ था, उसका बचपन जो था वो बुरा भी था। तो नारुतो ने एक दिन ठान लिया कि एक दिन वो होकागे बनने का और सबको प्रूफ कर देगा कि वो मॉन्स्टर नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। और नारुतो का वर्ल्ड जो है, नारुतो वर्ल्ड पूरी तरीके से निंजा से भरा पड़ा होता है। तो नारुतो में आपको बहुत सारे एपिसोड देखने को मिल जाते हैं और नारुतो में नारुतो जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पर नारुतो शिपुडेन में धीरे धीरे नारुतो जो है वो ग्रो करने लगता है और भी मैच्योर बनने लगता है, और फाइनली एक दिन वो होकागे बन ही जाता है। और वो कैसे, वो तो आपको देख कर ही पता चलेगा। और अदर कैरेक्टर्स को भी इस सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जाता है, स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस सीरीज़ के सभी कैरेक्टर्स के जो बैक स्टोरीज़ है वो सभी बहुत ही ओपी हैं। और सबसे अच्छा बैक स्टोरी जो था इताची उचिहा का, जो भी हो वो दूसरा टॉपिक है। और फिर होकागे बनने के बाद नारुतो शिपुडेन जो था वो एंड हो गया था, और फिर आया उसका एक नया सीरीज़ बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। अब बोरुतो का केस दूसरा है, बोरुतो का स्टोरी दूसरा है। बोरुतो जो है वो नारुतो का बेटा रहता है और वो उसके पापा की तरह होकागे नहीं बनना चाहता, वो एक बहुत ही अच्छा शिनोबी बनना चाहता है। नंबर 1 आज तक का सबसे बेस्ट एनिमे और वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे, डेथ नोट। और मुझे पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने डेथ नोट देख रखा है, और डेथ नोट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो डेथ नोट आखिर क्यों अच्छा है और आपको क्यों डेथ नोट देखना चाहिए वो तो समझाना मेरे औकात के बाहर है, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा। वैसे तो डेथ नोट एक इंट्रो एनिमे है, सभी लोग पहले ही डेथ नोट को देखते हैं। और अगर आपको एनिमे पसंद नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार डेथ नोट देखो, और अगर आप एक बार डेथ नोट देखोगे तो आपको एनिमे से प्यार हो जाएगा और फिर आप बाकी एनिमेज भी देखना पसंद करोगे। और डेथ नोट की सबसे अच्छी बात है उसकी स्टोरी लाइन, जो कि सभी एनिमे से ज़्यादा अच्छी है।
यूनिक है और बेस्ट है। तो चलिए अब डेथ नोट की प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो डेथ नोट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है लाइट यागामी। तो लाइट यागामी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तो एक दिन जब अपना मेन कैरेक्टर लाइट यागामी क्लास के वक्त खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो उसको दिखता है कि एक बुक आसमान से नीचे की तरफ गिरती है। तो वो उसको थोड़ा अजीब लगा और उसने जाकर वो बुक उठा लिया। बुक के कवर पे लिखा होता है डेथ नोट और उस बुक के पहले पन्ने में लिखा होता है कि उस बुक में जिस किसी का भी नाम लिख दिया जाएगा उसके फेस को याद रख के वो बंदा मर जाएगा। तो पहले तो लाइट यागामी को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब अपना मेन कैरेक्टर इस बुक को पहली बार के लिए यूज़ करता है और उस बुक के अंदर एक क्रिमिनल का नाम उसके फेस को ध्यान में रखते हुए लिख देता है तो वो क्रिमिनल मर जाता है। और तब उसको बहुत ही बड़ा शॉक लगता है कि जो भी लिखा है वो सब सच ही लिखा हुआ है उस बुक में। और फिर अपना मेन कैरेक्टर जो है उसने ठान ले लिया था कि इस दुनिया में से मैं क्राइम को मिटा दूंगा और सभी कैरेक्टर्स के नाम इस बुक में लिख के सभी कैरेक्टर्स को मैं मार डालूंगा, जिससे कि ये पूरी दुनिया जो है वो अच्छे लोगों से भर जाएगी और सभी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। तो फिर जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार डालता है और पुलिस भी धीरे धीरे डाउट करने लगते हैं कि सभी क्रिमिनल्स जो है वो एक एक करके मर कैसे रहे हैं और वो भी सारे के सारे हार्ट अटैक से। तो तब एक मास्टरमाइंड डिटेक्टिव जो होता है उसको ये केस सौंपा जाता है और उस डिटेक्टिव का नाम जो होता है वो होता है एल। तो एल उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम जो है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता क्योंकि एल जो होता है वो उसका कोड नेम होता है। और इस एनिमे में इन दोनों के बीच यानी कि लाइट यागामी और एल के बीच एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइवलरी दिखाई गई है और इस एनिमे के माइंड ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर आप एक बार इस एनिमे को देखो तो छोड़ना नहीं चाहोगे। और इस एनिमे में जो है हर एक एपिसोड में लिटरली हर एक एपिसोड में कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जो कि हाइप से भरा हुआ होगा और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको मज़ा आता जाएगा। तो अब बढ़ते हैं ऑनरेबल मेंशंस की तरफ जो कि इस वीडियो में आते आते रह गए। तो वो हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जुजुत्सु काइसेन, फेयरी टेल्स एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट। तो इस वीडियो में मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर हमने कुछ डिटेल्स मिस कर दी हो इस कंटेंट से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता दीजिएगा और साथ में ये भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आप हमसे कितना एग्री करते हैं। सो फाइनली लेट्स से कचल गाइस टुडे अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसे ही मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। So tada, see you later.